सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 संघवाद को एक क्विक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसके अंदर हम समझेंगे कि संघवाद का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत के अंदर एकहरी नागरिकता या दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, संघवाद के अंदर जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं सरकारों के बीच में उसका निपटारा कौन करता है, राज्य के स्तर पर संघवाद की क्या वैल्यू है हमारे देश के अंदर, सशक्त केंद्र सरकार को क्यों अपनाया गया हमारे देश में, और भी बहुत कुछ। तो आज की इस क्लास में बहुत स्पीड के साथ इन सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी नोट्सों के साथ एक्सप्लेनेशन हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में भी क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ पाएं और पुराने चैप्टर के अंदर हमारा कोई डाउट ना बचे। बट फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो हम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और मैं उस डाउट को क्लियर करने की उसी दिन पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि संघवाद का मतलब क्या है, संघवाद का क्या अर्थ है। तो संघवाद का मतलब यह है कि दो राज्यों या दो सरकारों का आपस में मिलकर कार्य करने को ही संघवाद कहते हैं। अब वो दो चीजें दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर दो से कम ना हो, यानी दो भाई आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो वह भी संघवाद ही कहलाएगा। तो संघवाद का अर्थ है दो या दो से अधिक सरकारों व राज्यों का मिलजुल कर काम करना, वह संघवाद कहलाता है। अब संघवाद भारत के अंदर दो भागों में डिवाइड होता है या फिर दुनिया में तमाम जगह पर दो भागों में डिवाइड होता है। पहला आता है राजनीतिक स्तर पर और दूसरा आता है राज्य स्तर पर। तो राजनीतिक स्तर का मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं सरकारों के स्तर पर। तो भारत के अंदर दो या दो से अधिक सरकारों का मिलकर काम करने को इस तरीके से विभाजित किया गया है। पहला आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये तीनों सरकारें मिलजुल कर देशी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये संघवाद है। हम बात करें राज्यों के स्तर पर तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब का मिलजुल कर आपस में रहना, कार्य करना, ये भी संघवाद ही कहलाता है। तो भारत के अंदर ये सब चीजें हैं। भारत के अंदर दो तरीके के संघवाद है, राज्यों के स्तर पर, सरकारों के स्तर पर। सरकारों के स्तर पर कैसे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और राज्यों के स्तर पर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में मिलजुल कर काम करने को ही हम संघवाद कह रहे हैं। भारत में एकहरी नागरिकता का सिस्टम है। एकहरी नागरिकता का सिस्टम का मतलब ये है कि आप भारत के अंदर रहते हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपकी जो नागरिकता है, नेशनैलिटी है, वो एक है, इंडियन यानी कि भारतीय। अब यहाँ पर हम जब देख पाएं और देशों की बात करें तो और देशों के अंदर दोहरी नागरिकता का चलन भी है। एकहरी नागरिकता पूरी दुनिया में नहीं है, दोहरी नागरिकता भी हर जगह है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है जो आपस में मिलकर काम करता है। तो उनके लिए राज्यों के स्तर पर यह संघवाद है, मगर वहाँ पर इस संघवाद के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी राज्य अपने आपको यूनाइटेड स्टेट से अलग कर अलग देश भी बना सकता है। बट भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में हर राज्य को भारत के अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर वो चाहे कि मैं अपना अलग देश बना लूं तो इसका कोई अमेंडमेंट भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। तो भारत देशों के अंदर सभी लोगों पे अमेरिका जैसे के देश के अंदर दोहरी नागरिकता का सिस्टम है, यानी कि पहली नागरिकता उसके पास है यूनाइटेड स्टेट की और दूसरी नागरिकता उसके पास है उस संगठन के अंदर रहने वाले देश की। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है कैलिफोर्निया नाम का और वो अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, तो उसके पास कैलिफोर्निया की भी नागरिकता है और यूनाइटेड स्टेट की भी नागरिकता है। तो ये होता है दोहरी नागरिकता का सिस्टम। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास दिल्ली की भी नागरिकता है और मेरे पास इंडिया की भी नागरिकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हमारे पास एकहरी नागरिकता है। अब भारत के अंदर हम भारतीय संघवाद की विशेषताओं का वर्णन कर लेते हैं फटाफट से। तो भारतीय संघवाद की विशेषता हमारे पास कुछ इस प्रकार है। पहली है, भारत में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। सरकारों के बीच विवादों का हल एक न्यायपालिका करती है जो हमारे देश के अंदर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। देश में परिवर्तन के लिए सभी सरकारों की सहमति की जरूरत है। वित्तीय स्वायत्तता है, शक्तियों का विभाजन है और भारत में एक लिखित संविधान है। तो ये भारतीय संघवाद की विशेषता है। अगर संघवाद के अंदर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वो न्यायपालिका करती है, जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध खुद सरकारें भी काम नहीं कर सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कोई इसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। तो इसका जो शक्तियों का विभाजन है या वित्तीय स्वायत्तता है, इसके बीच में कभी कोई लड़ाई हो जाती है ना तो वो न्यायपालिका हल करती है। तो वित्तीय स्वायत्तता, ये शक्तियों का विभाजन, ये सब चीजें हमारे भारत के अंदर पहले ही बता दी गई कि कौन सी सरकार किस सरकार पर कितना निर्भर रहेगी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगी, उनका शासन करने का तरीका क्या होगा, उनकी सूची क्या होगी कि इन विषय पर वो कार्य कर सकती हैं। तो हमारे भारत के अंदर इन तीनों सरकारों को महत्वता देने के लिए 3 सूची बनाई, जिसको हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। पहला आता है संघ सूची। संघ सूची
सूची के अंदर 100 विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं। दूसरा राज्य सूची जिसके अंदर 61 विषय आते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची जिसके अंदर 52 विषय आते हैं। अब ये क्या होता है भाई? संघ सूची का मतलब यह है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही काम कर सकती है, वह होता है संघ सूची। राज्य सूची का मतलब यह है कि जिसके अंदर केवल और केवल राज्य सरकार ही काम कर सकती है, वह राज्य सरकार के अंदर में आ जाता है। और समवर्ती सूची वह विषय होता है जिसके अंदर दोनों ही सरकारें मिलकर काम करती हैं। बट इसके अंदर फ्लक्चुएशन ये है कि अगर कोई कानून बनाने में दोनों के अंदर कोई लड़ाई बहस वगैरह हो गई तो सुनी जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुनी जाएगी न्यायपालिका के माध्यम से, सिर्फ समवर्ती सूची के विषय के अंदर। हालांकि अगर कोई वित्तीय सभ्यता से संबंधित या कोई एक विशेष अधिकार से संबंधित कोई लड़ाई हो जाती है तो उसके अंदर किसी एक सरकार की नहीं सुनी जाएगी, उसमें सभी लोगों की सुनी जाएगी, सभी के मानदंडों को, उनके मतभेदों को समझा जाएगा, तब फैसला सुना जाएगा। बट समवर्ती सूची विषय में अगर दो सरकारें मिलकर यानी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं और उनके बीच में कोई लड़ाई हो गई तो उनका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हित में ही जाएगा। तो ये हमने देख लिया। तो हमारे भारत के अंदर शक्तियों का विभाजन जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के हिसाब से है। तो संघ सूची का अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे कि डिफेंस वगैरह हो गया, करेंसी सिस्टम हो गया। राज्य सूची का हमारे पास प्रशासन हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गए। समवर्ती सूची में दोनों को मिक्सअप कर लीजिए आप, वो सब चीजें आ जाती हैं। अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान के अंदर संघवाद को क्यों अपनाया गया तो या फिर इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान के अंदर संघवाद को अपनाया गया और साथ ही साथ भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र सरकार को भी अपनाया गया। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में सभी सरकारें व राज्य मिलकर तो काम करेंगे, मगर सबसे ज्यादा वैल्यू जो दी गई वो दी केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को वैल्यू देने का बहुत बड़ा रीजन क्या था? वो ये था कि भारत जब आजाद हुआ था तो जैसा आज भारत है ना वैसा नहीं था। भारत बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा होने के बाद भी हम एक नहीं थे। इसका मतलब यह है कि 1947 के अंदर जब हम आजाद हुए तो हमारे भारत के अंदर 565 राजाओं का राज था। हमारे देश में 565 रियासतें थी, 565 राजा थे और साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर उसके बीच में ही पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। तो हमने बहुत सारी परेशानियां देखी। तो जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेजों ने ना 3 बातें बोली। 3 बातें क्या थी? कि हम संपूर्ण भारत को आज़ाद करते हैं। दूसरी बात ये थी कि भारत का विभाजन होगा हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। और तीसरी बात ये थी कि भारत के अंदर रहने वाले 565 राजाओं को हम ये आज़ादी देते हैं कि वो अगर चाहें तो भारतीय संगठन में रहें, वो अगर चाहें तो पाकिस्तान संगठन में रहें और अगर वो चाहें तो वो अपना अलग देश भी बना सकते हैं। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी, जिसको हम सबसे बड़ी सरकार कहते थे उस समय पर, जिसका नाम था कांग्रेस, जिसको देश की अंतरिम सरकार भी बोला जाता है, जो कि चुनाव आयोग बनने तक यानी 1950 तक बिना चुनाव लड़े शासन किया था। इतना देश के लोगों का इस सरकार के ऊपर भरोसा था। तो अंतरिम सरकार जो थी हमारे देश की, जिसका नाम था कांग्रेस, वो एक केंद्र सरकार के रूप में कार्य कर रही थी। अब केंद्र सरकार के रूप में जब वो कार्य कर रही थी तो भारत के अंदर सशक्त केंद्र सरकार बनाना मजबूरी हो गई। इसका मतलब यह है कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई चलने के बीच में ना चाहे कोई किसी भी तरीके से आंदोलन कर रहा हो, चाहे वो कोई चुपचाप आंदोलन कर रहा हो, कोई लड़ाई के माध्यम से कर रहा हो, कोई किसी पार्टी के माध्यम से, राजा के माध्यम से, आंदोलन के अंदर कोई एक सरकार का रोल नहीं है, कई सारे लोगों का रोल है। जैसे कि झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर आज़ादी के लिए अपना खून, अपनी जान, सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो ये किसी भी सरकार से या फिर किसी भी विचार से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, इन सब के बीच में ना 2 बातें कॉमन थी। पहला कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो भारत का संविधान, भारत जो है ना संविधान के आधार पर चलेगा। और दूसरी बात, भारत जो है वो, भारत की सरकार जो बनेगी वो सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेंगी। यानी इसके अंदर कोई धर्म निरपेक्षता वाला सिस्टम हम चलाएंगे, धर्म सापेक्षता नहीं चलाएंगे कि हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य होगा, मुसलमानों के लिए कार्य होगा या किसी और धर्म के लिए कार्य होगा। अगर हाँ, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको थोड़ी सी अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक तक पहुंचाने के लिए कुछ सब्सिडी हम देंगे ताकि इक्विटी प्रोवाइड हो सके। तो 2 बातें कौन सी थी भारत के अंदर संघवाद को अपनाने के लिए? पहला ये था कि सभी लोगों का मानना ये था कि भारत संविधान के ऊपर चलेगा, लिखित संविधान के ऊपर। और दूसरा ये था कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों का विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास सरकार करेगी, उसमें कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। तो ये चीजें थी। अब दूसरी बात ये थी कि उस समय पर केंद्र सरकार को सशक्त इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत इतना विशाल था, इतने बड़े विशाल देश पे शासन करने के लिए एक सशक्त केंद्र सरकार की बहुत जरूरत है। यानी कि इतने बड़े देश के अंदर अलग अलग सरकार तो हैं, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, मगर हमारे देश में सबसे बड़ी भिन्नता जो है वो भाषा की है, संस्कृति की है, धर्म की है, अलग अलग चीज़ों की है। तो उन सभी की मान्यता के लिए हमने एक सरकारी स्तर पर जो है संघवाद को अपनाया। मगर
कर सभी राजाओं को अपने अंडर में लाने के लिए उस समय पर सबसे बड़ी संवैधानिक भूमिका जिसने निभाई थी उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी संवैधानिक भूमिका निभाई कि सभी राजाओं को समझा बुझाकर भारत के अंदर भारत का ढांचा क्रिएट किया। तो आज हम भारत को देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी राजाओं को हमारे अंडर में ले लिया और कुछ समझाया, कुछ सब्सिडी दी, कुछ को प्यार से समझाया तो कुछ को सैनिकों के माध्यम समझाया, जैसे कि आप देख पाओगे हैदराबाद वगैरह। तो ये सब चीजें यानी कि उन्होंने भारत को एक करने के लिए हर एक मानदंड को अपनाया, चाहे वो कुछ भी हो, बट भारत को एक किया। तो यहाँ पर क्या था कि जो आज हम ये बोल पा रहे हैं कि हमारे पास 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सिर्फ उन्हीं की वजह है। तो हमने देख लिया कि भारत के अंदर केंद्र सरकार को महत्वता क्यों दी गई है और भारत के अंदर संघवाद की विशेषता और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। सो होपफुली समझ में आता आ रहा होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझ लेते हैं कि बेसिकली भारत के अंदर सशक्त केंद्र सरकार के अंदर दिए गए प्रावधान। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन है, जैसे कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना देना, राज्यों का नए नाम देना और साथ ही साथ ये सब चीजें जो है वो केंद्र सरकार के पास है। बट उस समय पर संविधान निर्माताओं ने और कुछ बड़े लोगों ने सोचा कि हम अपने देश के अंदर सशक्त केंद्र सरकार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम अपनी केंद्र सरकार को बहुत सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जैसे कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वित्तीय स्वायत्तता जो होती है ना, उस वित्तीय स्वायत्तता के अंदर हम इंपॉर्टेंस जो है वो केंद्र सरकार को ही दे रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर और CGST, IGST, SGST इन सब पर ज्यादा लाभ जो मिलता है वो केंद्र सरकार को ही मिलता है। अब केंद्र सरकार को ज्यादा लाभ मिल रहा है, बट फिर भी हमने क्या किया कि अब केंद्र सरकार आगे चलकर अपनी शक्तियों का कोई मिसयूज ना करे, जैसे कि हमने सबसे बड़ा विशेष अधिकार उसको ये दे दिया कि आप किसी भी राज्य को अलग कर आगे चलकर जो हमारी केंद्र सरकार है वो अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे। तो इसलिए भारत के संविधान में एक प्रावधान भी निकाल दिया, यानी कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना या फिर उसका नाम परिवर्तित करना, ये सरकार सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती, यानी कि ये पार्लियामेंट में फैसला जाएगा, उसके ऊपर राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार तीनों ही स्पीकर के सामने अपना मत रखेंगे और अगर मत के अंदर अपने बहस के अंदर किसी भी ज़्यादा वोट या ज़्यादा समर्थन जिस चीज़ को मिला उसी को मान्य माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के अंदर कोई ऐसी पार्टी हो गई जो देश को धर्म के नज़रिए से देख रही है, तो वो तो अलग अलग फंडामेंटल एक्टिविटी करके देश को धर्म के खिलाफ भड़का सकती है। तो इसीलिए ना भारत के अंदर इस विशेष अधिकार का मिसयूज ना हो, तो हमारे भारत के अंदर ये पार्लियामेंट में ये लॉ निकाला गया कि देश के क्षेत्र में राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना या उसका नाम बदलना ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती। अगर इसके ऊपर राज्य सरकार की भी मर्जी होगी, स्थानीय सरकार की मर्जी होगी, तभी इस काम को किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे भारत के संविधान के अंदर विशेष प्रावधान है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर तनाव क्या क्या है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर तनाव के कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं। पहला आती है सभ्यता की मांग, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति का शासन, विशेष प्रावधान और अंतरराज्यीय विवाद। इसका मतलब समझाता हूँ जल्दी से। तो सभ्यता की मांग का मतलब क्या है कि ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इनके पास कम होती है राज्य सरकार के पास, तो ये सभ्यता की मांग करते रहते हैं। राज्यपाल की भूमिका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है हर राज्य के अंदर, जो कि देखता है कि राज्य के अंदर राज्य सरकारें ढंग से कार्य भी कर रही हैं कि नहीं कर रही। और साथ ही साथ विशेष प्रावधान, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि संघ सूची के अंदर भी केंद्र सरकार काम कर रही है और समवर्ती सूची के अंदर भी काम कर रही है, दो जगहों से फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ देश के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिफेंस वगैरह सब तो उसका हक है, तो यहाँ विशेष प्रावधान उसको प्राप्त है। और अंतर्राज्यीय विवाद का मतलब ये है कि देश के अंदर के विवाद, यानी कि देश के अंदर जो राज्य बटे हुए हैं, जैसे कि आप देख पाओगे कोलकाता है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, यूपी है, तो इनके बीच में विवाद होते हैं कि भाई ये वाला क्षेत्र मेरे अंडर में आता है, ये नदी का पानी मेरे क्षेत्र में आता है, तो इसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। यानी कि इन सब विवादों के ऊपर कभी कभार जो हमारी न्यायपालिका है वो भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि न्यायपालिका क्या काम करेगी, वो संवैधानिक स्तर पर तो चलेगी, अगर कोई उसका अधिकार छीनना हो तो वो फैसला सुनाए भी। अब अधिकार तो छीन नहीं रहा, वो तो और अधिकार मांग रहे हैं राज्य सरकार, तो इस पे जो है वो कभी कभार न्यायपालिका भी काम नहीं कर पाती। तो इस जो काम को जो है वो हल किया जाता है आपसी बातचीत के माध्यम से। आप ये ध्यान रखना कि जो तनाव के बिंदु हम पढ़ रहे हैं ना भारतीय संविधान के अंदर, ये तभी आते हैं जब केंद्र सरकार कुछ और होती है और राज्य सरकार कुछ और होती है।
अगर इन दोनों में एक ही सरकार का शासन चल रहा है तो इनके बीच में तनाव के बिंदु आते ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं, मिलजुल कर काम कर लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी है, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर आम आदमी पार्टी सरकार होती तो दोनों में थोड़ा मिसयूज होता, लड़ाइयाँ भी होती, पार्लियामेंट में भी जाते। तो कभी कभार जो हमारे पास ये तनाव के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय विवाद हो गया या फिर सीमा विवाद हो गया या कोई भी और विवाद, तो इस पे कभी कभार हमारी न्यायपालिका काम नहीं कर पाती, क्योंकि न्यायपालिका एक संवैधानिक भूमिका निभाती है। और ये जो है ये एक तरह से घरेलू मसले मान लीजिए, क्योंकि इनके पास जो इनको अधिकार मिले हैं वो तो मिले हुए हैं, बट ये और अधिकार मांगने का जो है मांग करते हैं। तो इसके लिए बातचीत के माध्यम से इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। केंद्र व राज्य संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1950 से लेकर 1960 के बीच में हमारे देश के अंदर एक गोल्डन पीरियड चला, जिसको हम कहते हैं देश के प्रारंभिक वर्षों के अंदर जो कांग्रेस प्रणाली चली थी, यानी कि एक साथ तीन आम चुनावों को जो है वो कांग्रेस जीतती हुई आई थी। और जो हम कहते हैं 400 पार 300 पार, पूरे भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है जो अब तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ कांग्रेस, जो इतने ऊंची सीटों पर जा पाई थी। तो देश के अंदर इन विचारों के तो कोई मुद्दे आते ही नहीं थे लड़ाइयों के, क्योंकि क्या होता था केंद्र सरकार के अंदर भी वो है हमारी कांग्रेस, और साथ साथ देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर भी कांग्रेस है, तो लड़ाइयाँ होती ही नहीं थी। बट बाद में जाके कांग्रेस के अंदर ही लड़ाइयाँ होने लग गई, विचार बदलने लग गए, तो कांग्रेस के ही टूट के पार्ट जो है वो अलग सरकारें बन गई, और फिर यहाँ से खेल शुरू हुआ केंद्र व राज्य संबंध का। तो केंद्र व राज्य संबंध के अंदर जो विवाद के बिंदु होते हैं मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। पहला वित्तीय संविधाता, प्रशासनिक संविधाता, संस्कृति व भाषाई मुद्दे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नए राज्यों की मांग, अंतर्राज्यीय विवाद और विशिष्ट प्रावधान। तो ये सब हमारे ये टॉपिक थे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। सो होपफुली आपको भी समझ में आया होगा, बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक में पॉइंट में कुछ भी छोटा सा डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने एक वन शॉट वे के साथ इस पूरे चैप्टर को समझा है। अदरवाइज अगर आपने फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है नोट्सों के साथ तो ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, और दोनों ही वीडियोस अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक प्लेलिस्ट का, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। एंड होपफुली आपको इस वीडियो से ही बहुत प्रॉफिट मिला होगा, बहुत लाभ मिला होगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और सभी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ। थैंक यू।